या अनुष्का, स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये नया यूनिट है इसी सेम चैप्टर का, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन, परिवर्तन की बयार आना वहाँ पे रशिया। In one of the least industrialized of European state, this situation was reversed. ये सबसे कम जो है यूरोप में सबसे कम ऐसी ऐसा एक देश जहाँ पे सबसे कम डेवलपमेंट आपको मिलेगा, किसका आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, सबसे कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वो एक अब परिवर्तन होने की ओर वो भी अग्रसर हो रहा था। क्योंकि अभी तक था कि इसमें सबसे ज्यादा आपको अगर इंडस्ट्रीज मिलती थी तो वो आपको ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, रशिया में उतना ज्यादा नहीं था। वो बदलने वाला था। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917। सरकार में सोशलिस्ट आ चुके थे, समाज में समानता और डेवलपमेंट की बात करने वाले आ चुके थे, परिवर्तन कर दिए थे अक्टूबर 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। मोनार्की सिस्टम, राजा उनके बेटे राजा बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, जो एक जन्म सिद्ध अधिकार राजाओं के पास था, वो सब छीन लिया गया। ठीक है, वंशवाद का खात्मा हुआ फरवरी 1917 को। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और जो कुछ भी अक्टूबर में हुआ, जो कुछ भी परिवर्तन अक्टूबर में देखे गए, उसको कहा गया, क्या कहा गया? रशियन रेवोल्यूशन। हाउ डिड दिस कम अबाउट? अब ये सवाल है, ये तो हम जानते हैं कि अक्टूबर में जो कुछ भी हुआ 1917 में वो रशियन रेवोल्यूशन कहलाया, लेकिन यहाँ तक की सिचुएशन आई कैसे और कहाँ से आई, ये भी देखना बहुत जरूरी है। What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां या सामाजिक आर्थिक दृष्टिगत से देखें तो उस समय पे क्या हो रहा था रशिया में, किस तरह की परिवर्तन की बयार आई, परिवर्तन आया रशिया में। टू आंसर दीज क्वेश्चन, इन सभी सवालों के, सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो हम कहानी को जैसे पिक्चर में गए नहीं कहते हैं, अ फ्यू डेज बिफोर, अ फ्यू इयर्स बिफोर अगो, ठीक है, उसमें कहानी में फिर बैक की कहानी सुनाने लगते हैं, फिल्म चलने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद पता चलता है किस लिए रिवेंज लेना पड़ा, और फिर हीरो आया, फिर शक्तिमान फुफा फुफा करते हुए फिर अपना बदला ले लिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हम पहले अब देखेंगे किसके बारे में, इससे पहले क्या हुआ था, कि रेवोल्यूशन आने का कारण क्या था। इन 1914, 1914 में रशियन एम्पायर, 1914 1940 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था, क्या था, उसके बारे में बात की गई। इन 1914, 1914 में जार निकोलस सेकेंड, जार निकोलस सेकेंड जो कि रूलर थे कहाँ पे, रशिया में। अनुभव ज्वाइन करो जल्दी, वेट कर रहे हैं अनुभव। ठीक है, तो जार निकोलस सेकेंड जो थे, जो रूलर थे कहाँ के, रशिया के, और उनका एम्पायर, उनका साम्राज्य बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। ठीक है, उनका साम्राज्य कहाँ था, मॉस्को के आसपास। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, उनमें और कई राज्य भी सम्मिलित थे। फिनलैंड था, लैटविया था, ल्यूथेनिया था, इस्टोनिया था, पार्ट ऑफ कुछ पोलैंड का भी था, यूक्रेन का था, बेलारस का था। आज जो आप रशिया देखते हैं उसका बहुत खंडन हुआ है, बहुत तोड़ा गया है, बहुत सारे राज्य जो हैं आज अलग होकर इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हैं। लेकिन एक समय पे बहुत बड़ा एक एरिया ऑक्युपाइड था रशिया के द्वारा, और एक सुपर पावर के रूप में। ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, तो एक सुपर पावर के रूप में थे आपका रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन comprise today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia. हाँ सर। हाँ, तो आप उनको कॉल पे अटेंड कराइए, वो भी बताइए ना, क्लास चल रही है। तो यहाँ पे जब बात की गई है कि एक मिनट, अनुभव आ गए। हाँ, अनुभव आ गए।
जी। तो अब जो और कई सारे जो है सेंट्रल में आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिसमें जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ठीक है। आज भी अजरबैजान और रशिया में हमेशा रिवॉल्ट्स होते रहते, लड़ाई होती रहती, क्योंकि रशिया हमेशा ये कहता रहा है कि ये जो हिस्से थे हमारे देश के थे, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, धीरे धीरे सब ये टूटते चले गए, अलग अलग अपना देश बन गए। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मीन्स वही पुरानी सभ्यता को मानने वाले क्रिश्चियनिटी के लोग थे, जो कि सिर्फ मानते थे कि अगर भगवान क्रिश्चियन के वो जीसस के बाद भगवान कोई है तो पोप है, ठीक है। इस तरह के विचार के लोग थे, विच हैज ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ये रशिया में तो था, लेकिन आया कहाँ से था? ग्रीक से आया था, वही पुरानी मानसिकता वाले जो ग्रीक के चर्च से वहां से आए थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड द कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे और भी कैथोलिक चर्च वाले, जो कि देखिए मैंने बताया ना कि जैसे हर एक में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। आपको हिंदुइज्म में देखो अलग अलग आपको 4 वर्णों में बांट दिया गया। आज भी हम लोग डेवलपमेंट की बड़ा बात नहीं करते, आज भी हम लोग जाति प्रथा उसको लेकर के अभी भी जूझ रहे हैं, ठीक। बहुत से लोग परेशान हैं और उनको दबाया जा रहा, सप्रेस किया जा रहा है। आज भी हम वही पुरानी प्रॉब्लम्स को लेकर अभी भी एग्जिस्टेड हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही, ठीक है। तो वहां पे भी कैथोलिक चर्च और ये दो दो तरह के चर्च थे, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च वाले इनके खिलाफ रहते थे, प्रोटेस्टेंट थे जो विरोध करते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे। ये सब भी हिस्सा थे कहाँ के? रशियन एम्पायर का। द मैप सोन द रशियन एम्पायर इन यूरोपियन कंट्रीज एट वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये मैप रशिया को दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर के पहले किस तरह की कंडीशंस थी, कितना एरिया इनके पास था। अब इकोनॉमिक और सोसाइटी, देखिए हमेशा कभी भी रिवॉल्ट हुआ है, लोग भूखे मरे तब रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब तक आदमी की जान पे नहीं बनाती तब तक लोग किसी के खिलाफ नहीं जाते, ठीक है। किसी को मारने और मरने पे नहीं आमादा हो जाते। आपने कहीं पे, आपने फ्रांस में देखा, वहां पे बच्चे भूखे मर रहे थे, महिलाओं को ब्रेड के लिए कम से कम 100 150 लोगों की लाइन में लगना पड़ता था, हजारों लोगों की लाइन में लगना पड़ता था, कम से कम 10 घंटे 12 घंटे खर्च करके एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। ये हालत थी, ठीक है। तो उस वजह से रेवोल्यूशन वहां पे भी है। At the beginning of 12th century, 12वीं शताब्दी की शुरुआत में, the vast majority of Russian people were agriculturists। बहुत बड़ी जनसंख्या खेती किसानी से जुड़ी थी। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% लोग, 85% लोग, पूरी जनसंख्या पूरे रशियन एम्पायर की, वो निर्भर थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, वो खेती निर्भर लोग थे, खेती पे निर्भर थे पूरी तरह से। एग्रीकल्चर में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो अर्न कर रहे थे अपने फीडिंग के लिए, खाने के लिए, वो सारी चीजें हो रही थी। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और ये अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, अलग अलग इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सब डेवलप चुके थे। तो वहां पे मैक्सिमम लोग इस पे डिपेंडेंट थे, फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पे आज भी लोग, रशिया में 85% लोग खेती किसानी पे निर्भर थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है रशिया में। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज 40% एंड 50%। अगर एक उदाहरण लें तो फ्रांस में 40% लोग निर्भर हैं खेती के ऊपर, और जर्मनी में जहाँ पे सैंक्शंस भी लगाए गए थे उसमें 50% लोग खेती पे निर्भर हैं। इन द एम्पायर कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स। और इसमें, इस पूरे साम्राज्य में जो लोग थे खेती किसानी करते थे, वो अपने लिए तो प्रोडक्शन करते थे, साथ ही साथ मार्केट में जो बेचने, मार्केट में जो दूसरे लोग जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए भी क्या कर रहे थे? कल्टीवेट कर रहे थे, खेती कर रहे थे। एंड रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में, ग्रेन्स का एक्सपोर्टर, अनाज का जो है निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश आपका रशिया था। क्योंकि जिस देश में 85% लोग निर्भर हों खेती पे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा खासा होता होगा। इंडस्ट्री was found in pockets, prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow। ठीक है। जैसे हमारे एक टीचर थे, वो गुस्साते थे तो ऐसे कहते थे कि मारूंगा तो मैं पॉकेट में रख लूंगा, ठीक है। तो मैं कई बार सोचता था कि मतलब इतनी हाइट होने के बावजूद भी क्या फायदा कि सर हमें पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या फायदा है इतनी हाइट लेकर के? इससे अच्छा तो हमको डोरेमोन वाला स्मॉल गैजेट दो, हमको छोटा होना है बस, नहीं होना है इतना लंबा,
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे रहते नहीं, हम अगर यहाँ पे इंग्लिश में पॉकेट में कहा गया है, हम लोग कहें तो उंगलियों में हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इतनी कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देखा भाई, जब 85% लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, 15% लोग बचे हैं जो कि निर्भर हैं और किसी अन्य चीजों पर। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते सिर्फ वो इंडस्ट्री पर निर्भर हैं, तो फिर इसका मतलब समझ सकते हो इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में बस सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ठीक है, वो सब सिटीज आ जाती थी। Craftsmen took much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. क्या है, जो क्राफ्टमैन थे उनका प्रोडक्शन भी अच्छा था, बट जो लार्ज फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो जो क्राफ्टमैन जो घर में काम करते थे, जैसे आपके स्टार्टिंग में घरों में रसरी बना दी जाती थी खटिया बिनने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि कोई कोई कॉटन के कपड़े भी बुन लेता था, ठीक है, ऊनी स्वेटर बुन लिए जा रहे थे, ठीक है। तो घरेलू काम होते रहते, अब वही कहाँ सा फैक्ट्री में होने लगा, ठीक है। आज कोई ऊनी स्वेटर पहनता है, नहीं पहनता है, मम्मी अगर भी देंगे तो बहुत जबरदस्ती में, नहीं क्योंकि उसमें फैशन खराब हो जाएगा ना। भले उसमें आपको गर्मी ठंडी ना लगे, लेकिन वो फैशन खराब हो जाएगा भाई, आज ट्रेंड तो वो चल रहा है सिले सिलाए का, ठीक है। और आपने वही पुराना पहन लिया तो समझ लेंगे अरे वही देहाती लोग आ गए हैं, अरे देहात से आए हैं, इनको भगाओ 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 भगाओ, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए लोग नहीं पहनते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन का वर्क था, घर बैठे काम करते थे, उनको अर्निंग भी होती थी, अपनी उनकी रहन सहन का जो गुजारा था वो चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, हम लोग फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। उसका दो कारण है, एक कारण है हमने जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स है उन्हें ट्रेंड चेंज कर दिया है। दूसरा कारण ये है कि फैक्ट्री के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें लेबर से कॉस्ट ज्यादा लगता है, आदमी मेहनत करता है, तो इसलिए पैसे दाम अमूमन बढ़ जाते हैं, क्योंकि मशीनों में वही एक तरह का साइज का स्वेटर 100 बनेगा एक साथ, और वही इंसान अगर बनाएगा तो हो सकता है कि 2 दिन में 3 दिन में एक स्वेटर बन पाएगा। तो ये डिफरेंस भी है, इसी वजह से आपको जो क्राफ्टमैन थे उनकी नौकरियां छिन गई। मेनी फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन 1890s, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई गई। मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं आपको कि इस समय पर अभी कम्युनिस्ट नहीं आए थे, ठीक है। कम्युनिस्ट फैक्ट्री को डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते थे। कम्युनिज्म में डेवलप जो है नेशनल फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंसी ज्यादा रखी गई, कि हाँ जो फैक्ट्रीज बने उनके ओनर पूरा समाज हो, तो कैसे हो पाएगा, वो गवर्नमेंट ओन रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही रखा गया कम्युनिस्ट का, लेकिन अभी कम्युनिस्ट नहीं थे, इसलिए 1890 में रशिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई गई। When Russia's railway network was extended and foreign investment in industries increased, रशिया में रेलवे का विस्तार हुआ, उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा जो है वहां पे निवेश करने लगे, विदेशों से लोग निवेश करने लगे इंडस्ट्रीज में वहां पे रशिया में। coal production doubled and iron steel output quadrupled by 1900. In some areas factory owners and craftsmen were almost equal in number. क्या है कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, आयरन का, स्टील का, इन सब का आउटपुट देखा गया, उनमें चेक किया गया और कोशिश की गई इनको भी इंक्रीज करने की। और 1900 आते आते जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि एक बेसिक लेवल पे बहुत ज्यादा उनकी संख्या थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बात करें तो सिर्फ क्राफ्ट पर्सन ही थे, क्राफ्ट पर्सन ही थे, जो कि सीधी सी बात है, जो कि क्या कहते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सन 1900 आते आते जो संख्या है क्राफ्ट पर्सन की, जो कि घर में बैठे कलाकृतियों के काम कर रहे हैं वो लोगों की, और जो फैक्ट्री में जाके लेबर वर्क कर रहे हैं काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर होगी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियलिस्ट। सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियां में मैंने पहले ही बोला फॉरेन इन्वेस्टर हो रहा है। अगर मुझसे कहा जाएगा कि हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, आपके घर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी रहेगा, जैसे आप मान लीजिए आप लोग घर में नहीं रह रहे हैं, आप लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। आपका 10 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो बिल्डिंग गिरने वाली है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम इन्वेस्ट करके पूरा बिल्डिंग फिर से हम बना करके एकदम उसको सही कर देंगे। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है कर दीजिए, हमको आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम क्या करेंगे, हम वही 10 माले की बिल्डिंग को 15 माले की बनाएंगे, 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना देंगे, और उसमें जितने नए फ्लैट आएंगे उसमें हम
अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे, क्योंकि हमें जमीन तो परचेज करनी ही नहीं पड़ी, जमीन तो हमें आपने दे दी, बस खाली हमें बिल्डिंग बनाना ही तो पड़ा, तो उसमें हमारा जो पैसा हमें जो खर्च किए हैं उसका हमें रिटर्न मिल जाएगा। वैसे ही जब विदेशी इन्वेस्टर दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो सीधी सी बात है वो फायदा के लिए, तो सीधी सी बात है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। सरकार इस पर पूर्णतः निगरानी रख रही थी, जिससे कि जितना न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो मिल सके, और जो काम करने का घंटा है, काम करने का जो समय है वो भी निर्धारित हो सके, जबरदस्ती वो उनको ज़्यादा काम ना लिया जा सके, कहीं ना कहीं शोषण ना किया जाए वर्करों के साथ, काम करने वाले कारीगरों के साथ। ठीक है, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे, जो देखभाल करने का काम करते थे, अब वो रोक नहीं पाते थे। जैसे कि आप आज कानून है कि क्या कहते हैं, जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, लेकिन आप खुद चेकआउट करो, आसपास देखो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो कि दहेज मांगने के लिए भी तैयार हैं, बहुत से लोग हैं देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, सरकारी रूप में तो उसे बंद कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग दहेज ले भी रहे हैं और दहेज दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, उसी तरह से ये जो नियम बनाए गए थे लिमिटेड आवर्स के, और जो सैलरी मिनिमम मिलनी चाहिए वो मिल सके, वो ब्रोक हो रहे, टूट रहे थे, और इंस्पेक्टर उसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, अब देखिए जब तक लोग सहभागिता नहीं दिखाएंगे तब तक ये दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा खत्म नहीं होगी। ठीक है, हमको दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों क्योंकि देखिए वही लड़के साइड का पक्ष जब दहेज लेता तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब लड़की उनके घर में है उसको दहेज देना पड़ता है तो बड़ा अजीब लगता है, फिर वो गरियाता है, सरकार को भी, जो ले रहा है दहेज उसको भी गरियाता है, पीठ पीछे से हर जगह गरियाता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि जब उसने खुद लिया था तब वो क्या कर रहा था, तब भी वो भी तो किसी ना किसी के साथ बुरा कर रहा था। तो हमें दोनों पक्ष में सोचना ही पड़ेगा, तभी सब परिवर्तन आएंगे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप the working days are sometimes 15 years hours compared to 10 to 12 hours in factory। अब इसी कारण देख लो, रूल्स ब्रेक हो रहे थे, 10 से 12 घंटे कम से कम, इससे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नौकरी नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कई जगहों पर पाया गया कि लगभग 15-15 घंटे नौकरी कर रहे थे लोग, जॉब कर रहे थे। तो ये जो था ये एक्सेस हो रहा था, कहीं ना कहीं जितना समय सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उससे अत्यधिक समय उनको काम कराया जा रहा था। इससे क्या हो रहा था, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अगर भाई 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ने कहा जाए, मैं इसमें कोई काम तो नहीं करना, आप बैठ के कोई चीज रीड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा 24 घंटे या 15 घंटे पढ़ो। ठीक है, हमने यही कहा कि अपना काम कर लो, उसके बाद जब फ्री हो जाओ तो आप अगर खेल रहे हो तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं। ठीक है, अभी आपसे 15 घंटे पढ़ने कहा जाए, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट लेके कर रहे हो तो ठीक है, और काम कोई सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं करता है, सब अपनी मजबूरी से करते हैं, ये भी आप जानते हैं। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम टू डॉर्मिनोट्रीज। और ये देखो सामने बगल में दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये फोटो दिख रही है आपको जहां मैंने ये देखो, फोटो फोटो ये फोटो देखो, इसमें ये क्या है, ये इंसान पड़े हैं, ये कोई कमरा नहीं है, ये इंसान है, जो है ये बेड्स हैं, ये बेड हैं। सोचो इस तरह से इंसान लेटते हैं, इस तरह अगर आपको 2 दिन लेटना पड़ जाए आप ऐसे ही मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। कचपच 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 अगल बगल होता रहेगा, कोई छींक रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो आप समझ रहे हो क्या दिक्कत होगी है। इसमें रह पाओगे आप? इस तरह के बंकर बनते थे और उसमें लोगों को रखा जाता था, कमरे नहीं प्रॉपर दिए जाते थे कि उसमें रहने की व्यवस्था इतनी खराब थी। वर्कर्स वे आर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप, और वर्कर को सामाजिक कई सारे जो है ग्रुप में, संगठनों में विभाजित करके रख दिया गया। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम। कुछ लोग हैं अपने गांवों से मजबूत रहते थे जिससे वो आते थे। अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज। और भाई जो जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं, गाँव से अगर हम आए हैं तो एक कमरा रेंट पे ले लेंगे, नहीं हम घर खरीद लेंगे। और जो गरीब है उनको क्या, आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये, आज आप चले जाइए जो भट्टे पे काम करते हैं लोग, उनकी जरा कंडीशन देख के आइए, जुग्गी बना के रहते हैं, ईंटों का ऐसे बना के ऊपर टीन शेड रख लिया उसमें रह रहे हैं।
सोचो इस तरह गर्मी में काम करने के बाद उनको जब रेस्ट करने का समय रहता है तो झुग्गी में जाके सोते हैं। है कहाँ, कौन नहीं दिया जा रहा है, अकोमोडेशन आज भी नहीं। ठीक है, बट चीजें समझिए, पहले ये था कि हाँ पहले इस तरह के जैसे गाय, ये इस तरह जितना गैप दिया गया है इसमें तो जानवरों को भी रखा जाएगा तो हो सकता है एक बार उनको सफिकेशन हो, इनको इंसानों को इस तरह से भरा गया है। ठीक है, इस तरह में कोरोना नहीं मरोना हो जाएगा, कोरोना का नाम चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा मरोना। ठीक है, और उसमें सब मरेंगे, कौन बचेगा। ठीक है, समझिए, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। तो कुछ जो रह रहे थे गांव से मजबूत हैं तो अपना ठीक है वो अपना गांव से आ जा सकते थे अगर गांव पास में ही है। कुछ लोग दूर रहते थे या कमजोर रहते थे आर्थिक रूप से, तो क्या है वो सिटी में परमानेंटली सेटल हो जाते थे, रहते थे। वर्कर आर डिवाइडेड बाय स्किल। अब एक और संगठन कि आप भाई अब आप ज्यादा दिमाग वाले हो, आप लेबर हो। आजकल लेबर लेबर क्लास को हम लोग बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। अरे बहुत खराब कंडीशन। अगर कोई लेबर काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, ट्रक चला रहा है, कोई सामान उठा के ट्रक में भर रहा है, कोई घर बनवाने में मदद कर रहा है, हम उसको हेट दृष्टि से देखते हैं। क्यों, क्यों देखते हैं भाई। अगर आप सोचिए, अगर यही जो आप खाते हो सुबह सुबह चाय के बिना ब्रेड के, आपके सुबह नींद नहीं खुलती जब तक चाय की महक आपके पास नहीं आती। अगर वही चाय के बगानों में महिलाएं दिनों रात अपने मेहनत ना करें, 10-10 12-12 घंटे पत्तियां ना तोड़े चाय की, तो आप कैसे चाय पियोगे। है कोई उसका उपाय, नहीं है। लेकिन रीजन ये है कि उनकी सैलरी कम होती है तो उसको हम ग्रुप में मान के रखे, नहीं नहीं वो थर्ड क्लास वाले लोग, ये क्लासेस बनने लगी हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो वर्कर्स वी आर डिवाइडेड इनटू स्किल। अब मेंटल वर्कर ऑफ सेंट पीटरबर्ग रिकॉल्ड मेंटल वर्कर्स कंसीडर्ड themselves aristocrats among the workers. Their occupation demanded more training and skill. अब मेंटल वर्कर को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, जितना रिस्पेक्ट इंजीनियर को मिलती है उतना रिस्पेक्ट क्या लेबर को मिलती है। ठीक है, इन लेबर जो है ज्यादा वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है कंपैरिजन टू इंजीनियर, बट इंजीनियर को ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि वो मेंटल वर्क कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं इसको इसको शार्प करना बहुत जरूरी है। नहीं आगे चल के क्या करोगे, गधा मजदूरी, फावड़ा लेकर के खेत खोद रहे हैं। चलिए, वुमेन वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 तक लगभग 31% महिलाएं थी वो फैक्ट्री में जाके काम करती थी। अब इसका आगे आप आंसर सुनोगे, ऐसा नहीं कि ये जो है ह्यूमन वुमेन डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, उसका भी एक अलग कारण है जिस वजह से 31% लोग काम कर रहे हैं। बट दे आर पेड लेस देन मैन, दैट्स वाई 31% ये जो संख्या है इसी वजह से है क्योंकि वो कई गुना कम, लगभग आधे में या आधे से भी कम में, जितना पुरुषों को सैलरी दी जाती थी उससे आधे में या उससे कम में सैलरी मिलती है महिलाओं को। इस वजह से लेबर महिलाओं की संख्या ज्यादा। डिवीजन अमंग द वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू। रहन सहन के तरीके में, कपड़ों में भी फर्क दिखाई पड़ता है लेबर्स के बीच पे। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वेयर फ्यू। कुछ ऐसे संगठन भी बनाए गए, कुछ अच्छे लोग तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, जो कि संगठन बनाए कि उन लोगों की मदद करें जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, अपना ग्रुप कलेक्शन करके, वॉलंटरी एक्शन करके उनकी मदद करें। लेकिन वो संगठन भी बहुत सीमित थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वो। इस तरह के विभाजन, इस तरह के भेदभाव हो रहे थे, उसके बावजूद भी वर्कर्स के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो काम को रोकें। when they disagreed with the employers, उनसे नाखुश होकर के भी वो काम को रोक नहीं सकते थे। अबाउट द डिसमिसल और द वर्क कंडीशंस, चाहे वो जिस तरह से नौकरी से निकाला जा रहा है, जिस तरह की काम करने की दशा है, उन सभी को देखते हुए वो लोग विरोध भी नहीं कर सकते थे, विद्रोह भी नहीं कर सकते थे। उसका कारण एक था, उसका कारण था कि these strike took place frequently in the textile industry during 1897 to 1896 to 1997 and in the मेटल इंडस्ट्रीज एट 1902। इस तरह कुछ स्ट्राइक्स देखे गए जो कि 1897 96 97 में हुए, 1902 में हुए, मेटल इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसमें क्या लोग नौकरियां खो देते थे, इस वजह से स्ट्राइक में इतने लोग इकट्ठे नहीं थे, एक साथ नहीं आ पाते। ठीक है, अब पता चला कि स्कूल वाले टाइमिंग खूब अनुष्का को परेशान करके रखे हैं, सुबह से शाम तक देखो, मतलब छोड़ते ही नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं बस। अब अनुष्का ने लीव किया, अरे कैसे लीव किया, फोन करो,
बुलाओ उसे तुरंत। हाँ फिर आ गई, चलो ठीक है। हाँ अभी चला चला चला, अरे नहीं नहीं ये आधा घंटा खाली है ना। अच्छा कोई खाली है, चलो ऑनलाइन योगा सिखाओ। अभी ऐसा भोपाल में हो रहा है। सुबह सुबह 6 बजे, सॉरी 8 बजे, 8 से 8:30 ऑनलाइन योगा। हमने कहा वाह, कपाल भाती ऑनलाइन हो रहा है उस पे, कैमरे पे। ठीक है, अब वो टीचर कितने को देखता होगा भगवान जाने। बट आप समझो, तो उस तरह से क्या है कि प्रेशर डाला जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। उसके बावजूद अब पता चला अनुष्का कहीं कहीं कंप्लेन कर दी, तो अब एक लोग की कंप्लेन आई, टीचर क्या कहेगा, ठीक है भैया आपको नहीं समझ में आ रहा, दूसरे स्कूल में चले जाइए। एसजीएस में तो अमूमन यही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोई है जो डरता नहीं किसी को, वो एसजीएस है, क्योंकि वो उसका वो जो ओनर है वो खुद ही वकील है। और वो कहता है अरे पहली फुर्सत पे निकलो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दूसरा स्कूल ढूंढ लो। हाँ यहाँ नौटंकी ना करो, अगले स्कूल जाओ। ठीक है, अब ये समझ नहीं पाते, इसमें लोगों की गलती। जिस समय पे स्कूल ने फीस का चार्जेस रखा और जबरदस्ती स्कूल के साइकिल स्टैंड का भी चार्ज रखा, अगर उसी दिन पूरे एसजीएस के स्कूल के जितने भी अभिभावक थे वो अगर एक साथ आ करके कड़ा प्रतिरोध विरोध करते, तो हो सकता है कि उनको झुकना पड़ता और पैसे माफ करने पड़ते। अब कोई एक आध पेरेंट्स जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कैंसिल करने की मांग कर रहा है, तो उनको ऐसे दुत्कारा जाता है जैसे कि वो पेरेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स भीख मांगने गए हैं। ये कंडीशन रखी जाती है। और इसका रीजन यही है कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, यही सब चीजें हम देखते रहेंगे। ठीक है, यही अगर केरला में होता ना, तो ये दौड़ा दौड़ा में आ जाते, वहां पे ज्यादा लोग लिटरेट। ठीक है, लिटरेसी लेवल ज्यादा है, इस वजह से आज भी हम लोग, अरे नहीं साहब हमारा जिंदगी, लड़के की जिंदगी खराब कर देंगे। क्या खराब कर देंगे भाई, 5 नंबर 10 नंबर कम कर देंगे ना आपका। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट होगा 85 95%, 80%, जब वो 100% रिजल्ट लेके आया है 80 में 80 में, तो 20 में 10 काट के क्या कर लेंगे बताइए। 10 नंबर अगर 20 में काट लिए तो 90 तभी भी हो जाएगा ना। तो आप अपनी विल पावर पे विश्वास रखिए, दूसरा क्या करता है नहीं जानते। ठीक है, हो सकता है आप पूरी फीस जमा कर दो तभी वो 10 20 में 10 ही दे, नहीं 15 ही दे, 20 ना दे, तो क्या कर लोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और ये डर के चक्कर में लोग फीस जमा कर देते हैं। ठीक है, अब भाई मैं ये समझ सकता हूँ कि अब 18 से है, हमने एक्सटेंड नहीं किया, और हमने देखा कि इस रायबली में बहुत सारे स्कूल हैं फीस एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ाई गई फीस है, कई स्कूलों में हुआ है। आप लोग चेकआउट करो खुद पता चलेगा। ठीक है, और हमारा 18 से है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है ये। देखिए हम कम भी नहीं कर सकते, इसका भी रीजन है, और बढ़ा भी नहीं सकते, उसका भी एक रीजन है। बढ़ा नहीं सकते इस वजह से क्योंकि आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, घटा इसलिए नहीं सकते कि हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा। तो जहां पे है वो बैलेंस सिचुएशन, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। मेटल इंडस्ट्रीज का देख लिया, स्टील इंडस्ट्रीज का देख लिया, लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, एक साथ नहीं आ पा रहे थे, स्ट्राइक्स नहीं होते। इन कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो किसान थे वो ज्यादातर हिस्से पे खेती कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना 85% लोग थे खेती पे डिपेंड निर्भर थे। ठीक है, बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लैंड लार्ज प्रॉपर्टी। लेकिन ज्यादातर हिस्सा राजा के हाथ में रहता था, प्रिंसेस क्वीन उनके पास है, या फिर चर्च उनके ऊपर कब्जा करके रखे। ठीक है, तो वहां पे किसान खुद के ऊपर, वो उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वहां पे जाके एज अ वर्कर एज अ लेबर काम करते थे। तो लाइफ वर्कर पीजेंट्स टू वेयर डिवाइडेड। तो किस कारगर के रूप में भी किसान भी विभाजित थे। दे वेयर ऑल्सो बी डीपली रिलीजियस, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। वो बहुत बड़े धार्मिक थे किसान, लेकिन वो किसी प्रकार की रिस्पेक्ट अपने राजा या शासक के प्रति नहीं रखते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। और जो नोबल्स, जो नुमाइंदे नियुक्त किए जाते थे जार निकोलस सेकेंड के द्वारा, कि जाकर के आप जाके रूल करो, आप जाके वहां का टैक्स कलेक्शन करो, वो सिर्फ अपनी जो रिस्पेक्ट है किसके प्रति, लोगों के प्रति नहीं, जार निकोलस सेकेंड के प्रति थी। इस वजह से उन लोगों को ये नोबिलिटी करने को मिल रहा था या फिर टैक्स कलेक्ट करने को मिल रहा था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजन रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाउट टू देम। और ये सब फ्रांस में नहीं था, जब वहां पे परिवर्तन आया तो वहां पे पीजेंट्स रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे, उनके लिए लड़ाई भी लड़े थे नोबल्स के लिए। ठीक है, इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में लोग चाहते थे कि जो नोबल के पास जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, जो
frequently they refused to pay the rent, even murdered landlords. और कई बार वो टैक्स पे करने से, रेंट पे करने से मना करते थे, और कई बार जो वो लैंडलॉर्ड थे उनको मार भी डाला गया किसानों के द्वारा। इन 1992 में दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ इन साउथ रशिया। एंड इन 1995 सच इंसिडेंट टू प्लेस ऑल ओवर द कि लैंडलॉर्ड्स को मार दिया जा रहा है, टैक्स नहीं पे किया जा रहा। 1902 में तो सिर्फ साउथ रशिया में हुआ था, 1905 आते आते पूरे देश भर में ये चीजें होने लगी। रशियन पीजेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। एक दूसरा तरीका भी था जिससे रशिया के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग थे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर periodically and their commune divide it according to the need of the individual families। वो अपनी जमीन को सबको एक साथ जोड़ देते थे, और उसके बाद जो मुखिया होता था परिवार के हिसाब से, किसके पास कितने लोगों की संख्या है, क्या जरूरत है उनको, उस हिसाब से जमीन को आपस में बांटा जाता था। तो ये चीजें रशिया में होती थी, वो रशिया किसान करते थे, बाहर के लोग नहीं करते थे। तो इस वजह से ये डिफरेंट है। सोर्स ए की बात कर लें, सोशलिज्म इन यूरोप की हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले सोर्स ए की बात कर लें। अलेक्जेंडर सीएल डैश डैश अ सोशलिस्ट वर्कर ऑन दिस टाइम, एक सोशलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता थे उस समय पर, गिव्स अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीटिंग्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड। उनने बताया कि किस तरह से मीटिंग हो रही थी वहां पर रशिया में, क्योंकि वो उस समय वहीं पे थे। आइए देखते हैं। प्रोपेगेंडा वाज डन इन द प्लांट्स एंड शॉप्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। अलग अलग जगह षड्यंत्र रचे जा रहे थे, ठीक है। अलग अलग जो प्लांट्स थे जहाँ पे सामान बन रहा है, यहाँ पे प्लांट मतलब ये नेचुरल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ प्लांट जहाँ पे सामान बन रहा है, और शॉप जहाँ दुकान है वहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा था। देयर वेयर ऑल्सो डिस्कशन सर्कल्स, बहुत जगह जनसभाएं हो रही थी, बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, लीगल मीटिंग हो रही थी, जहाँ पे अलग अलग नुमाइंदे आकर के बैठ के बातचीत कर रहे। टूक प्लेस ऑन द मैटर ऑफ कंसर्निंग ऑफिशियल इशूज, कई चीजों पे, कई मुद्दों पे विचार विमर्श और बातचीत हो रहे थे। बट दिस एक्टिविटीज आर स्किलफुली इंटीग्रेटेड इनटू द जनरल स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। लेकिन यही बहस धीरे धीरे बदल गई कि ये एक बहस से परिवर्तित होकर एक लड़ाई के रूप में हो गया। किसके, जो वर्किंग क्लास है, जो कारगर लोग हैं, जिनके साथ इतने दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके साथ जो गलत चीजें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनको एक रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, उसकी लड़ाई में ये परिवर्तित हो गया। इलीगल मीटिंग वेयर अरेंज, अभी तक सब लीगल चल रहा था, अब इलीगल मीटिंग होने लगी, गैर कानूनी, क्योंकि कोई कोई सरकार तो नहीं चाहेगा ना कि हाँ हमारे खिलाफ कोई मीटिंग हो और उसमें ये षड्यंत्र रचा जाए कि हाँ कहीं ना कहीं कैसे झाड़ को सुबह सुबह निपटा देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो होंगी नहीं। फिर इलीगल मीटिंग्स वेयर अरेंज्ड, गैर कानूनी मीटिंगें होने लगी, बहस होने लगी ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। उस समय काल में हो तो रहा था, लेकिन एक बहुत सही तरीके में और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, सही तरीके में संगठित तौर पे ये मीटिंगें हो रही थी, भले ये इलीगल थी ये, लेकिन संगठित तौर पे हो रही थी। ड्यूरिंग द लंच, इस समय पर जब वर्कर लंच करने एक साथ एकत्रित होते थे, तब जाकर के इस तरह की बातें और बहस होती थी कि कैसे ये जो हमारे साथ हमारी वर्किंग कंडीशन, ये इतनी बुरी कंडीशन है, इनके साथ हम लड़ें और इनको सुधार करें, ठीक है। इन सब की बातें तब होती थी जब लोग लंच करते थे, ठीक है। इवनिंग ब्रेक, शाम को जो छुट्टी मिलती थी उस समय पे बातचीत होती थी। इन फ्रंट ऑफ द एग्जिट्स, जब छुट्टी होकर के गेट से निकलना होता था उस समय बात होती थी। यार्ड में जो बागीचा बना होता था फैक्ट्रीज में, वहां पे बात होती थी। ऑन इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल फ्लोर्स, और कई सारे जो है बिल्डिंग्स में भी ये मीटिंग्स रखी जाती थी। ऑन द स्टेयर्स, जीने पे भी लोग बैठ करके इस तरह की चर्चाएं बातचीत होने लगती थी। बहुत ही विधिवत एक व्यापक रूप में तैयारी करके मीटिंग होती थी, भले इलीगल तो इलीगल थी क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, बट ये सब चीजें हो रही थी। The most alert workers would form a plug in the doorway and hold the mass filled into the up in the exit, and the agitator would get up the right there on the spot। क्या है कि कई लोग ऐसे संगठन बना लेते थे, एक साथ एक जगह एग्जिट पे सब लोग इकट्ठा हो गए और एक लोग खड़े हो गए जो कि भाषण दे रहे हैं, और वहीं स्पॉट पे सबको निर्देश देने लगते हैं और बातचीत वहीं पे शुरू हो जाती थी।
Management would contact the police on telephone, but the speeches would have already been made and necessary decisions taken by the time they arrived. तो जब तक ये वही ना कि हिंदुस्तान वाली पुलिस हो गई थी रशिया में, कि जब तक वहां पे फोन चला तब तक मर्डर हो गया, ठीक है। तो जब तक वहां पे फोन पहुंचा कि साहब यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है, इलीगल तौर पे मीटिंग्स हो रही हैं, तब तक यहाँ पता चला कि सब खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए, ठीक है। सारा मीटिंग हो गया, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो गए कि कैसे चक्का जाम करना है, कैसे क्या कहते हैं रोड रोकना है, कैसे हमें इनके सामने प्रोटेस्ट करना है, सब कुछ मीटिंग डिसाइड हो जाती थी। उसके बाद जाके पुलिस आती, तब तक फिर कोई फायदा भी नहीं पुलिस के आने का। अलेक्जेंडर्स डैश डैश ऑन द ईव ऑफ 1917 रेमिनिसेंस फॉर्म द रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड। और ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, परिवर्तन आया था, उन सभी के बीच में रिपोर्टिंग की गई थी। वहां से हमें कुछ और सोर्सेस पता चले कि कैसे वहां पे चेंजेस या रेवोल्यूशन आ रहा था। अब सोशलिज्म इन यूरोप, समय देखिए बचा है 3 मिनट 20 सेकेंड, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सोशलिज्म इन यूरोप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब रही बात क्या कहते हैं, आप लोग डाउट इतने ज्यादा पूछते हो संडे को कि हम क्या बोलें, कि हमको लगता है संडे डाउट सेशन ही बंद करना पड़ेगा, इतना ज्यादा डाउट है, हम थक जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक दो डिस्कशंस होंगी सर के बीच में, तो हो सकता है कि संडे को आपको रेस्ट मिल जाए। लेकिन अगर संडे को रेस्ट मिलता है तो मीटिंग एंड होने के बाद 10 मिनट का समय रहेगा, उस समय पे आप उसी दिन सेम डे आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग सिंसियर बनो, तभी आगे बढ़ पाओगे, और नहीं तो यही देखो, या तो मेंटल वर्क करोगे या तो फिजिकल वर्क करोगे। फिजिकल वर्क में मेहनत आप ही करोगे, पैसा आप ही अर्न करोगे, स्ट्रगल भी आप झेलोगे और शर्मिंदगी भी आप झेलोगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ काहे लेना चाहते हो, एक चीज कम कर लो ना, शर्मिंदगी वाला, ठीक है। मेंटल वर्क में काम आप ही करते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा ना, फिजिकल वर्क में कोई दूसरा कर देगा। फिजिकल वर्क में काम भी आप करोगे, पैसे कम होने की वजह से दिक्कतें हैं कि आप इलाज नहीं करा पा रहे हो, आपके घर में कोई बीमार है तो आपको लोन लेना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए, वो स्ट्रगल भी आप झेलोगे। और मौज दुनिया लेगी, कहेगी अरे ये देख रहे हो, ये वहां गए थे एसजीएस में, ये एलबीएस में पढ़ने गई थी, देखो अब यहाँ देखो गांव में खेती कर रही हैं। तो ये रहता ना, तो स्ट्रगल आपका, सारा कुछ मेहनत आपका, आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, बेचारे परेशान भी हो, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी है, उसके बावजूद मौज कौन ले रही दुनिया, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन ना आने दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन का जो बंटाधार हुआ है भारत देश का, वो आप आने वाले सालों में और अच्छे से आप देखोगे, ठीक है। चलिए यहीं पे एंड अप करते हैं, सोशलिज्म इन यूरोप, सॉरी रशिया कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।